नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार के राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। वो इसलिए कि CPI के नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कन्हैया कुमार के बेहद करीबी डॉक्टर अंकित। तेजस्वी यादव के दबाव में यही कह लें कि लालू यादव ने ये सीधे सीधे कहा कि बेगूसराय सीट हम नहीं छोड़ सकते। तो मेरे पिताजी यानी सत्यनारायण सिंह ने कहा था कि नहीं, बेगूसराय सीट लड़ना ही होगा हमें। ये हमारे पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए, वाम आंदोलन के लिए वो सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्हैया का ये कहना था कि जो अभी का जो नेतृत्व है वो अपरिपक्व है, वो राजनीतिक चीज़ों को समझने में असमर्थ है और इसलिए इन लोगों के साथ लगातार काम करना हमको मुश्किल हो रहा है। ये बात लगातार कन्हैया हमसे ये बात बोलते रहे हैं। जो वर्किंग क्लास की राजनीति है कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से करती रही है और यही वजह है कि आज 100 साल होने चले फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी बची हुई है। और कन्हैया इस बात को कहाँ तक समझ रहे हैं, कांग्रेस में जाने के बाद वो प्रो पीपल कितना अपने बात मनवा सकते हैं कांग्रेस में, ये देखना तो अभी भविष्य के गर्भ में। अंबानी अडानी को लेकर के वो लगातार आक्रामक रहे हैं, उस पर वो कैसे अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद वो जो आज़ादी का उन्होंने नारा दिया, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका छवि है, उसको कैसे वो अपने आप को बना के रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जातिवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, इन सारे नारों को उन्होंने लगातार बोलते रहे हैं अपने भाषणों में, स्लोगन में। तो कांग्रेस कहाँ तक इन नारों को पचा पाती है, ये देखना होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि कन्हैया कुमार आपके ISF के दिनों के साथी हैं और उस समय के साथी हैं जब कन्हैया कुमार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, मतलब वो अपने छात्र जीवन में थे। कन्हैया से आपका कैसा रिश्ता है? लगभग बीते 10-12 सालों से मेरी मित्रता है उनसे और स्टूडेंट फेडरेशन में रहते हुए हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। और जो JNU जाने से पहले और JNU जाने के बाद भी हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रही है। लेकिन 2015 में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने के प्रेसिडेंट बनने के बाद JNU के, उसके बाद उनका चर्चित हो गए थे वो। उसके बाद से लगातार हमारी बातचीत होती रही है और एज ए ASF के कार्यकर्ता के तौर पे या कैडर के तौर के अलावा CPI के भी मैं सदस्य रहा हूँ और वो भी रहे हैं। चूँकि उन्होंने अपना सदस्यता 2016 के बाद ली है उन्होंने। और जब 2016 में जो JNU प्रकरण हुआ था और उन पे देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था, तथाकथित देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था, उसके बाद हम उन्होंने लगातार उनके समर्थन में, यानी BJP और RSS जो उन पे लगातार अटैक कर रहा था और पूरे लेफ्ट के जो वामपंथी विचार पे जो उनका हमला था, उसके खिलाफ पूरे बिहार में, पटना में हम लोगों ने लगातार कैंपेन किया था उनके पक्ष में और उनको छुड़ाने में जहाँ तक हो सकता था हम लोगों ने मदद किया था और साथ दिया था। पार्टी का ये ऐलान था, पार्टी के तरफ से ये दिल्ली से कह सकते हैं, दिल्ली अजय भवन से इस बात का फरमान जारी किया गया था कि हर हाल में, हर जगह उनके पक्ष में ये आंदोलन किया जाए। और इस सिलसिले में जब वो जेल से बाहर आए, फिर जो उनके लिए प्रोग्राम किया गया, उसके बाद फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, इलेक्शन कैंपेन में भी मैं उनके यहाँ गया था, 20-22 दिन लगभग रहा था। और उसके बाद फिर इधर हालिया दिनों में भी उनसे मेरा लगातार परिचय, मतलब बातचीत होता रहा है, परिचय रहा है। मैं अभी भी दिल्ली जाता हूँ तो उनसे मुलाकात होती है। कन्हैया को बिहार में लॉन्च करने में आपके फादर, जो उस समय के बिहार के राज सचिव थे, सत्यनारायण सिंह, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि सत्यनारायण सिंह को लालू यादव ने ऑफ़र किया था खगड़िया सीट का, लेकिन उन्होंने युवा नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सच है कि खुशकिस्मती से कह सकते हैं कि जिसमें लालू यादव से मेरे पिताजी, यानी उस समय के निवर्तमान राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह जब बात कर रहे थे तो उसमें उस कमरे में मैं भी मौजूद था और लालू प्रसाद यादव जी ने जो ऑफ़र दिया था वो मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। और तेजस्वी यादव के दबाव में यही कह लें कि लालू यादव ने ये सीधे सीधे कहा कि बेगूसराय सीट हम नहीं छोड़ सकते।
तो मेरे पिताजी यानी सत्यनारायण सिंह ने कहा था कि नहीं, बेगूसराय सीट लड़ना ही होगा हमें, ये हमारे पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए, वाम आंदोलन के लिए वो सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पे लालू जी ने कहा था कि आप खगड़िया ले लीजिए, मोतिहारी ले लीजिए, और भी सीट ले सकते हैं, लेकिन बेगूसराय हम नहीं दे सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है। तो उस पर राज्य सचिव जो सत्यनारायण सिंह थे उस समय, यानी आपके फादर? जी मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं चुनाव अब नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, और चूँकि पार्टी को आगे भी चलते रहना है तो नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था, मैं उसमें मौजूद था, ये बात हुई थी। कन्हैया के आखिर सीपीआई छोड़ने की वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि उनके पार्टी के पुराने नेताओं से बन नहीं रही थी। हाँ, इसमें सच्चाई है कि जो पुराने नेता, हमारे पिताजी जो राज्य सचिव रह चुके हैं थे, उसमें थे, उनका आकस्मिक देहांत पिछले साल कोरोना की वजह से हो गया था। उसके बाद जो नए नेतृत्व जो लोग आए, और दिल्ली में भी जो जनरल सेक्रेटरी उसमें निवर्तमान सुधाकर रेड्डी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद जो डी राजा आए, और फिर राज्य में भी मेरे पिताजी के मरने के बाद जो लोग यहाँ नेतृत्व में आए, और या यूँ कह लें कि बेगूसराय में भी जो नेतृत्व आया वो कन्हैया के लिए मुफीद नहीं था। ये लोग या यूँ कह लें कन्हैया को नापसंद करते थे, और इसी वजह से राजनीतिक और रणनीतिक तौर पे मतभेद था, दिल्ली में भी, पटना में भी, बिहार में भी, और बेगूसराय में भी। और मतभेद राजनीतिक तौर पे यूँ कह लें कि चुनाव के समय में गठबंधन को लेकर के, सांगठनिक प्रणाली को लेकर के, कामकाज को लेकर के, और जो सभाएं होती थी या हो रही थी कन्हैया के थ्रू, उस सब को भी लेकर कुछ मतभेद थे। लेकिन कन्हैया का ये कहना था कि जो अभी का जो नेतृत्व है वो अपरिपक्व है, वो राजनीतिक चीज़ों को समझने में असमर्थ है, और इसलिए इन लोगों के साथ लगातार काम करना हमको मुश्किल हो रहा है। ये बात लगातार कन्हैया हमसे ये बात बोलते रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को स्टार कैंपेनर बनाया गया था। उसके बावजूद कन्हैया कुमार की कई सभाएं रद्द हुई थी, और कई जगह से ये खबरें आई थी कि कन्हैया कुमार को वहाँ सभाओं से रोका गया था, और ये कहा गया था कि वो अगर सभा करेंगे तो वो सीट लूज़ हो जाएगा, या फिर वहाँ के जो कैंडिडेट थे सीपीआई के या लेफ्ट के, उन्होंने रोका था। हाँ, इसमें सच्चाई है। ये बात का खुलासा कन्हैया ने खुद भी मुझसे किया है, कई बार कहा है कि उनके गृह जिला बेगूसराय में जो बछवाड़ा सीट है, उस सीट पे जब कन्हैया का प्रोग्राम लेने से इनकार कर दिया, या प्रोग्राम होते तय प्रोग्राम को भी उन्होंने नहीं लिया, तो कन्हैया काफ़ी नाराज़ हुए थे, और बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि इन लोगों का पॉलिटिक्स अब एमएलए एमपी बनना ही रह गया है, ये लोग इसलिए हमारा प्रोग्राम नहीं लेना चाहते हैं। और इसमें जो उस समय के कैंडिडेट थे अवधेश राय, जो अभी फ़िलहाल जिला मंत्री भी हैं बेगूसराय में सीपीआई के, वो लगातार इनको नज़रअंदाज करते रहे हैं, इलेक्शन के समय में भी, उसके बाद भी, मीटिंग में भी काफ़ी मतभेद रहे हैं वहाँ के जिला मंत्री से। और राज्य में भी उनके खिलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस बात से भी कन्हैया नाखुश थे, निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर के। जो उनके अब्सेंस में हैदराबाद में जो पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, उनके अब्सेंस में उनके खिलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, जो कि सर्वसम्मति से पास किया गया था। इन सब बातों से बहुत विक्षुब्ध, नाराज़ चल रहे थे। और भी कुछ बहुत सारे सांगठनिक मसले हैं जिसको यहाँ पे बोलना उचित मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत अंदरूनी मसले हैं, और चूँकि मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, इसलिए बहुत सारी बातों को हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी की बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इशूज़ पे राजनीतिक डिफरेंसेस कन्हैया के साथ थे, और कन्हैया ये नहीं चाहते थे कि वो पार्टी छोड़ें। लेकिन फिर भी क्या वजह हुई है, इधर एक डेढ़ महीना से मेरी बातचीत नहीं हुई है, हो सकता है कोई ट्रिगरिंग पॉइंट मिला हो उनको जो छोड़ने के लिए बाध्य किया गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि कन्हैया इतने अपरिपक्व तो नहीं हो सकते कि वो बिना कुछ सोचे समझे छोड़ रहे हों, लेकिन फिर भी कोई वजह तो रही होगी। और जब से ये न्यूज़ चल रहा है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तब से तो मेरी बातचीत नहीं हुई है। हो सकता है कि अब जब वापस पटना आए फिर ज्वाइन करने के बाद तो मेरी बातचीत हो, तो पता चले क्या वजह रही है। लेकिन
ये कह सकते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है, लोग ये कह रहे हैं। राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई है, और लोग ऐसा कह रहे हैं कोई डील हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पद को लेके हुआ है, कोई कह रहे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना देंगे, कोई कह रहा है एमपी भेज देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कन्हैया को इन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑलरेडी उनको बहुत बड़ा नाम और फेम मिल चुका है। लेकिन एमएलए एमपी बनना राजनीति में अगर होता तो कांग्रेस के पास तो 45 मतलब 54 एमपीज़ हैं। वो कहाँ कोई इंटरवेंशन दे रही है इन अभी के फ़िलहाल के पॉलिटिक्स में। तो ये हमें लगता है कि ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा एज ए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना जाए। ये कन्हैया कुमार जिस भूमि से आते हैं, मतलब बेगूसराय, उसको लाल भूमि कहा जाता है। तो कन्हैया कुमार के जाने से बेगूसराय पर क्या असर पड़ने वाला है और कन्हैया पर क्या असर पड़ने वाला नहीं, निश्चित ही असर पड़ने वाला है। असर ये होगा कि सबसे पहले तो अगर निगेटिव पॉइंट देखा जाए तो निगेटिव पॉइंट ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी में कैडरों का जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होता है एक कैडर के तौर पे, जहाँ तक मैं भी उस ट्रेनिंग में रहा हूँ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक गया हूँ, और कन्हैया भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं से भी लालच कॉमरेड कैडर को करना नहीं सिखाया जाता है। और जहाँ तक बेगूसराय की बात है, बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ संघर्ष किया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है पार्टी के लिए और आम जनता के लिए, समाज के लिए। और ख़ासकर उनके गांव, जो बीहट उनका गांव है बेगूसराय में, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी सब मतलब आज़ादी के समय से ही काफ़ी मजबूत रही है। वहाँ जो चंद्रशेखर सिंह वहाँ के सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, उनके ही परिवार से कन्हैया आते हैं। तो ज़रूर कुछ मजबूरी रही होगी, ऐसे तो वो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये क्या मजबूरी है उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। और बेगूसराय में जो कार्यकर्ता हैं, लगभग 10,000 कार्यकर्ता हैं, सीपीआई के कैडर हैं। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इनके साथ लोग जाएंगे, लेकिन इनको मुश्किलें तो आएंगी बेगूसराय में ज़रूर, क्योंकि अगर ये चुनाव अगर लड़ना चाहेंगे बेगूसराय का, तो कार्यकर्ता उस दिल से इनके साथ शायद हो सकता है 2024 के इलेक्शन में काम ना कर पाएँ। और देखना ये होगा कि कन्हैया उन क्षुब्ध लोगों को, क्षुब्ध जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में, उनको कितना अपने स्तर से समझा पाते हैं, और वो कांग्रेस में अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस में ले जाने पे वो कितना सहमति कर पाते हैं लोगों के बीच, ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। उस हिसाब से उनकी हैसियत खासकर बेगूसराय ज़िला में तय होगी। आपने ये कहा कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहे थे और बहुत सारी वजह थी जिसको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि 2018 में अक्टूबर के महीने में शायद गांधी मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें स्पेशली कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, आरजेडी के पास तेजस्वी है, तो लेफ्ट के पास भी कन्हैया कुमार है। उसके पीछे ये कहानी। हाँ, उस समय जो अक्टूबर 2018 में जो रैली हुई थी पटना के गांधी मैदान में, उस समय मेरे पिताजी यानी सत्यनारायण सिंह जो राज्य सचिव थे, उन्होंने स्टेज से ये बात उन्होंने कही थी। मैं उस समय उस स्टेज पे ही स्टेज के पास ही खड़ा था। और ये उनकी उसके पीछे कहानी ये है, बाद में उन्होंने तो ये बात स्टेटमेंट दे दिया था रैली में, लेकिन रैली ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर होने के वजह से ये स्टेटमेंट हो सकता है नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी का ज़रूरत है और कन्हैया एक वामपंथ का, पूरे भारत में वामपंथ का एक चेहरा है, इसलिए हमने उसका नाम लिया है, ताकि जो युवाओं में जो रुझान है उसके प्रति, वो रुझान को हम एक कम्युनिस्ट कैडर के तौर पे, एक वामपंथी पॉलिटिक्स के तौर पे उसका हम इस्तेमाल कर सकें आने वाले समय में। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी हाल ही में आपने एक प्रोग्राम किया था अगस्त के महीने में खगड़िया ज़िले में, जिसमें एक भारी संख्या लोगों की उमड़ी थी और वो शायद आपके पिता सत्यनारायण सिंह के पुण्यतिथि पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कन्हैया कुमार बतौर मुख्य अतिथि आए थे और उसके बाद से लोगों को और ज़्यादा ये अंदाज़ा हो गया था कि आप कन्हैया कुमार के काफ़ी करीबी हैं। तो क्या आपको भी कांग्रेस की तरफ से कोई न्योता मिला है? कांग्रेस की तरफ से ऑफ़र डायरेक्ट तो मुझे कुछ नहीं आया है और इस बारे में मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ, इशारों में मुझसे कुछ लोगों ने बात किया है, लेकिन उसको नज़रअंदाज मैं करते गया हूँ, क्योंकि क्या बात हुई है? और ये मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ,
लेकिन हाँ बहुत से इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में मुझसे ही बात की गई है, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी इस पे विचार नहीं किया है। कन्हैया के आप काफ़ी करीबी हैं और कन्हैया कुमार का लगातार आप ये कर रहे हैं, तो क्या कन्हैया कुमार के जाने के बाद आप सीपीआई में ही बने रहेंगे? फ़िलहाल तो मैं सीपीआई में ही रहूँगा, लेकिन जहाँ तक कन्हैया कुमार का सवाल है कि वो जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो कन्हैया कुमार हो सकता है कि डिफरेंसेज हो, लेकिन हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई है वो इस तरह की हुई है कि आप यहाँ रह के भी जो कंट्राडिक्शन है उसको आप ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया है। अब पता नहीं कन्हैया इन चीज़ों को कहाँ तक समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ सपाट है और वहाँ जो इनके लिए सब कुछ दरवाजे सारे खुले हुए हैं, वहाँ भी उनको इतनी ही परेशानियाँ आएंगी। हो सकता है यहाँ से ज़्यादा ही हो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में कम से कम एक भक्ति तो नहीं, लेकिन वैचारिक तौर पे ज़रूर एक जुड़ाव है। जो यही वजह है कि 1-2 एमएलए और एमपी होते हुए भी आज के डेट में भी सबसे बड़ा संगठन है और उसके लिए जी जान से लोग लगे भी रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं। तो ये वैचारिक जो मजबूती है, अब पता नहीं कांग्रेस में वो कहाँ से ला पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी खुद ही बहुत नाजुक है। उनके पास क्राइसिस जो है, ओल्ड गार्ड जो है राहुल गांधी से लगातार खफा चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी कैसे उनको एकोमोडेट करते हैं, ये देखना होगा। कन्हैया लगातार बीजेपी और कांग्रेस के आर्थिक नीतियों का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था, जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस रूलिंग क्लास पार्टी है। अब इसको वो किस तरह डिफेंड करेंगे? पहली बात तो हाँ, ये मुझे ये पता नहीं है कि उसने प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं और हो सकता है आप रिसर्च करके आए होंगे इस विषय पे, तो हाँ ये बात मुझे ही पता है कि कांग्रेस एक रूलिंग क्लास की पार्टी है। और हर समय हम लोग को बताया गया और समझाया गया, इस बात को हम भी महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो वो वर्किंग क्लास की पार्टी है और उसके हिसाब से ही कैडर तैयार करती है, रणनीति तैयार करती है और आइडियोलॉजिकल डिबेट में जाती है। लेकिन अभी जो कन्हैया के साथ क्राइसिस होगा, इसी क्राइसिस को देखना है वो किस तरह से इसको ठीक से एड्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। रूलिंग क्लास शायद हो सकता है उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो वर्किंग क्लास की राजनीति है कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से करती रही है और यही वजह है कि आज 100 साल होने चले फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी बची हुई है। और कन्हैया इस बात को कहाँ तक समझ रहे हैं, कांग्रेस में जाने के बाद वो प्रो पीपल कितना अपनी बात मनवा सकते हैं कांग्रेस में, ये देखना तो अभी भविष्य के गर्भ में है। एक अंतिम सवाल है और वो ये है कि कन्हैया के कांग्रेस में जाने से कन्हैया का कितना नफ़ा और कितना नुकसान होने वाला है? कांग्रेस को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? एज ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे हमसे पूछें तो पहले मैं नफ़ा उनका जो फ़ायदे हैं वो गिना दूँ। फ़ायदा ये है कि उनको एक लार्जर प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसा कांग्रेस 4-5 स्टेट में उनकी सरकार है और ऑल इंडिया और गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा विरासत है, फ्रीडम स्ट्रगल का विरासत है कांग्रेस के पास। और लार्जर प्लेटफॉर्म के अलावा रिसोर्सेज की कमी कांग्रेस के पास नहीं है। अगर ये देखा जाए तो कन्हैया कुमार के लिए बेहतर स्थिति है कि लार्जर प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो एक बड़े रिसोर्स वाली पार्टी के पास जा रही है। लेकिन नुकसान ये है कि जो न्यू लिबरल पॉलिसी है, नवोदारवादी जो नीतियां हैं जिसका विरोध कन्हैया पिछले 4-5 सालों से लगातार करते आ रहे हैं, उसको डिफेंड वहाँ कैसे कर पाते हैं। अंबानी अडानी को लेकर के वो लगातार आक्रामक रहे हैं, उस पर वो कैसे अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद वो जो आज़ादी का उन्होंने नारा दिया, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका छवि है, उसको कैसे वो अपने आप को बना के रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जातिवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, इन सारे नारों को उन्होंने लगातार बोलते रहे हैं अपने भाषणों में, स्लोगन में। तो कांग्रेस कहाँ तक इन नारों को पचा पाती है ये देखना होगा। और उनका जो ये बहुत सारे अभी भी जो कैडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी पूरी छवि जो पूरे रूलिंग क्लास के अगेंस्ट बनी हुई है, यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। ऐसे वहाँ जाने के बाद उनको उनके अपने इमेज को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत हो सकता है ये उनको नुकसान भी करे। और लाखों कैडर जो पूरे भारत में हैं, ना सिर्फ सीपीआई के, सीपीएम और भी लेफ्ट, प्रो लेफ्ट
सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो लोग भी उनके पक्ष में खड़े रहे हैं अभी तक पिछले 5-7 सालों में, तो ये उनको सेटबैक है कि ये इतने लोगों को वो फिर से कहाँ से जुटा पाएंगे, कैसे कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी से ही ऐसे इतने लोगों को बांधा जा सकता है। और कांग्रेस के पास नेहरूवियन सोशलिज्म का भी लेगेसी अब नहीं बचा है, उसको भी बचा के नहीं रख पाई है। तो वो किस नए फॉर्मेट में इन लोगों को एकोमोडेट करना चाहेंगे कन्हैया और कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा आने वाले समय में। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।